वेलकम टू पांडे क्लासेस। आज जो अपन लोग पढ़ेंगे वो हिस्ट्री का वन शॉट वीडियो जो कि आपको आपके एग्जाम्स में भी काम आएगा। इस वन शॉट में हमने पूरे चैप्टर को कवर कर रखा है। इसके बीच में, इस वीडियो के बीच में आपको हार्ड वर्ड्स भी मिलेंगे और क्वेश्चन इतना सीरीज होगा, प्लीज़ उसको नोट डाउन करिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से। और मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन गेस करके रखे हैं या फिर जो क्वेश्चन रिपीट आए हुए हैं वो है। और जो क्वेश्चन का लाइन वाइज है सीरीज वाइज क्वेश्चन है, मतलब आपको हर पैराग्राफ वाइज होगा। इस क्वेश्चन को अगर लाइन से आप पढ़ते हैं तो आपको पूरा चैप्टर का पूरा फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा और वो चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपने चैप्टर पढ़ रखा है तभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे अच्छा क्या होगा कि आप चैप्टर पहले पाँच वीडियो है मेरा, उसको देखिए और खुद से इस क्वेश्चन का आंसर करना सोचिए कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है कि नहीं पता है तो एक बार फिर से वीडियो रिकॉल करिए ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाए, कभी आप भूले नहीं। बिकॉज ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बच्चे हिस्ट्री में आम इमली कटहर भर लिखे चले जाते हैं, जो कि होता नहीं है, और जो लोग मार्क्स लूज कर देते हैं। और ठीक से पढ़ा जाए तो हिस्ट्री का उतना भी बोरिंग नहीं है, उतना हार्ड भी नहीं है जितना लोग बच्चे उसको बना के रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द चैप्टर 1 दैट इज राइज ऑफ मुस्लिम यूरोप इन वन शॉट। ओके, इसमें मैंने पहले बात करना था हमको कि फिलिड स्टोरी के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समरी जो हमने दे रखा है उसमें फिलिड स्टोरी के बारे में नहीं है, तो उसको बताते हैं पहले। फिलिड स्टोरी क्या था? 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जो कि एक विजुअलाइजिंग ड्रीम था उनका, एक प्रिंट बनाए थे 4 सीरीज का जिसका नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है। उसमें उन्होंने अपना अटोपियन विजन, मतलब कि जो कि नहीं पॉसिबल है, वो विजन के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई बताया और ऊपर फिगर में ऊपर एंजल गेज और जो भी होता है क्रिस्ट का फिगर लगा था। इनका मकसद क्या था कि भाईचारा को प्रतीक बताना, ठीक है। उसमें आगे है कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज ए फोर्स इन यूरोप। 19वीं सदी में क्या हुआ? नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता का भावना फोर्स एक बहुत सारा ताकत बन के उभरा। कहाँ पे? यूरोप में। वही बात है, आगे सुनिएगा क्या हुआ। इट ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप विच रिजल्ट इन इमर्जेंस ऑफ द नेशनल स्टेट। ये क्या हुआ? एक बहुत ही बदलाव लाया। स्वीपिंग चेंज मतलब होता है कि झाड़ू बहारना, मतलब कहने का मतलब ये है कि पलड़ा साफ कर देना, ठीक है। पुलंदा साफ करना मीन्स क्या होता है कि एक पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और मेंटल वर्ल्ड में, मतलब कि मानसिक वर्ल्ड में, मानसिक विश्व में एक उभरा हुआ सितारा बन के निकला। कौन सा? ये क्या बोलते हैं, इमर्ज फोर्स। और इससे क्या हो गया कि नेशन स्टेट मतलब कि राष्ट्र का गठन होना शुरू हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं द फर्स्ट पार्ट इज फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। आपने 9th में पढ़ा होगा द फ्रेंच रिवोल्यूशन। उसमें आपने पढ़ा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। उसमें देखिए क्या है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789 विच वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनल यूरोप। जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन था 1779 में हुआ था, और क्या एक फर्स्ट एक्सप्रेशन है नेशनलिज्म इन यूरोप का। यूरोप का पहला एक्सप्रेशन वहीं से आया था। फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या हुआ था? 1779 में शुरू हुआ था, जो कि फर्स्ट एक्सप्रेशन भी था। और वहाँ के जो फ्रेंच लोग थे क्या डिमांड कर रहे थे? एबोलिशन ऑफ मोनार्की एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है कि वहाँ के लोग राजतंत्र खत्म करके प्रजातंत्र शुरू करना चाहते थे। कहने का मतलब है कि राजा राज नहीं करेगा, और करेगा भी तो संविधान के अधीन काम करेगा, यही उन लोग का मांग था, ठीक है। उससे क्या हुआ कि जो कि जितना भी स्टेप टेकन किया गया कि फ्रेंच रिवोल्यूशन लोग क्या किए, तो उसमें क्या किया? पहला बात कि उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली का गठन किया। दूसरा बात कि फ्रेंच वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। लॉ का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटी, जो भी अंदर का जो ड्यूटी सब था, कहने का मतलब है कि जो भी कर था सबको एबॉलिश के मतलब ख़त्म कर दिया गया। स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्टेट। अब इसके कारण क्या हो गया कि स्कूल कॉलेज जो था उसके ग्रुप के मेंबर सब इकट्ठा होने लगे। वही है कि द फ्रेंच रिवोल्यूशन इंड्यूस्ड वेरियस मेजर टू एंड प्रैक्टिस लाइक लैब पैट्री, मतलब द फादरलैंड एंड लैस सिटी द सिटीजन एमंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, ठीक है। एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिस्टम एंड यूनिफॉर्म लॉ फॉर सिटीजन वाज इंस्टीट्यूट। अब क्या था कि स्टूडेंट एंड देयर अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास सेट अप जैकोबिन क्लब। जैसे कि आपने पढ़ा था कि जैकोबिन क्लब का गठन होने लगा। जैसे कि जो लोग को पता चला कि फ्रेंच रिवोल्यूशन कैसे आगे बढ़ रहा है, इनका जो जितना भी स्टेप्स कर रहे थे, इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे चिल्ड्रन लोग और स्टूडेंट लोग कंबाइन हुए और फॉर्म किए जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब क्या होता है? जैकोबिन क्लब से क्या फ़ायदा हुआ कि फ्रेंच आर्मी मूव टू फॉरेन लैंड टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। इसके कारण क्या हुआ कि लोग जुड़ते गए और फ्रेंच आर्मी जो था फॉरेन लैंड में बढ़ते गया, और नेशनलिज्म का आइडिया मतलब जो राष्ट्र के प्रति भावना चारों तरफ फैला चुका था। इसी कारण क्या हुआ? देखिए, इसी कारण क्या हुआ कि नेपोलिस एबोलिश डेमोक्रेसी एंड री एस्टेब्लिश मोनार्की। अभी सब जो हो रहा था उसमें नज़र पाकर क्या किया कि नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्टे, वो अपना क्या किया? डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर लिया। कहने का मतलब है
को अपना राज शुरू कर लिया। लोग का मांग था क्या था कि कहने का मतलब जितना भी राजतंत्र था उसको खत्म होकर प्रजातंत्र लाने का, लेकिन नेपोलियन क्या किया कि खुद का अपना राजतंत्र शुरू कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ कि मोनार्की तो हट गया, मतलब कि राजतंत्र फिर शुरू हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि लोग एक क्या हुआ, ये डिस्ट्रॉय तो कर दी डेमोक्रेसी, मतलब संवैधानिक तौर पर तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन नेपोलियन ने बहुत सारा काम किया ऐसा ऐसा जो कि एक बहुत ही रिवोल्यूशन ला दिया इन द फील्ड की, जो भी था उसमें एक बहुत तरह क्रांति ला दिया। पहला उन्होंने क्या किया था कि नेपोलियन क्या किए थे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ लाए थे, राइट टू प्रॉपर्टी दिए थे सबको, और रेवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, जितना भी कर था सबको हटा दिया गया, सबको अपना अपना अधिकार दिया गया, सबको कानून के सामने एक किया गया। और सबसे बड़ा बात उन्होंने क्या किया था कि नेपोलियन हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिविल कोड ऑफ 1804। उन्होंने 1804 सिविल कोड, जिसको नेपोलियन कोड बाद में कहा गया, उसका भी उन्होंने शुरुआत के इसमें, जिसके अधीन, जिसके कारण क्या होता था, जितना भी बर्थ राइट था सबको खत्म कर दिया गया और सबको इक्वलिटी बिफोर द लॉ बनाया गया। ठीक है, अब देखिए कि फ्रेंच आर्मी क्या किया था उस समय, क्या जब सब कुछ हो रहा था, न कि शहर में ही, पूरे गांव वगैरह सब में सब बिजनेसमैन वगैरह सबका वेट मीटर नया नया लाया गया, उसका मैनुअल यूज खत्म कर दिया गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब सब आपको बता चुके हैं, सब में उन्होंने आगे अपना वर्चस्व दिखाया। ठीक है, उसी में क्या हुआ कि फ्रेंच आर्मी कॉन्कर्ड सम ऑफ द फॉरेन लैंड। फ्रेंच आर्मी क्या किया कि कुछ कुछ लैंड को कवर करने लगा, कॉन्कर करने लगा, मतलब उस पर अपना हक जताने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि इंक्रीज द टैक्सेस एंड फोर्स कॉन्सिपरेशन इनटू द फ्रेंच आर्मी, अपना टैक्स बढ़ाने लगे और सबको ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में शामिल करने लगे। इसके कारण क्या हुआ कि नेपोलियन का बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ा लोगों पे, कि जो हमारा राजा है वो हमारा हित नहीं चाहता है, वो अपना राजस्व बढ़ाना चाहता है। इसी कारण से लिखा हुआ था कि इनिशियल इंथुआज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, मतलब कि जो पहले जिनके आर्मी को मसीहा माना जाता था उसको अब एक राक्षस की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, वही था। उसके बाद हम लोग पढ़े सेकेंड पार्ट में, दैट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या है पढ़े थे? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें क्या था कि देयर वाज नो नेशन स्टेट इन द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, देयर वर नंबर ऑफ किंगडम। उसमें क्या था कि कोई भी स्टेट नहीं था, सबके यूरोप में सब अलग अलग बटे हुए थे बहुत सारे किंगडम में। देयर वर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर विच लेड टू द नेशनल स्टेट, कुछ फैक्टर उनको लेड करते हैं, जैसे कि अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। पूरा कॉन्टिनेंट पे, मतलब पूरा क्या बोलते हैं, पूरा विभाग पे एरिस्टोक्रेसी, मतलब कि कुलीन वर्ग का शासन था वहाँ पे। ठीक है, उसमें क्या होता था कि एरिस्टोक्रेसी कौन होते बताते हैं। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, लेस पॉपुलेशन में था, एरिस्टोक्रेसी कम आबादी में था, और हाई क्लास डोमिनिटी था, मतलब बहुत बड़ा दबाव डालने वाला समाज था। लैंड लॉर्ड्स, मतलब कि जो जमींदार होते थे वो इसमें आते थे। हैड ऑल राइट, मतलब इनके पास सारा राइट था। ठीक है, लेकिन पिजेंट्री दूसरे, मतलब एक तरफ एरिस्टोक्रेसी थे, एक तरफ पिजेंट्री थे। एरिस्टोक्रेसी क्या थे, लेस पॉपुलेशन में थे। पिजेंट्री क्या थे, हाई पॉपुलेशन में थे। एरिस्टोक्रेसी क्या थे, हाई पॉपुलेशन में थे, सॉरी लो पॉपुलेशन में होते हुए भी डोमिनेटिंग थे। पिजेंट्री हाई पॉपुलेशन में होते हुए भी लो में था, डोमिनेटिंग नहीं था। ये लोग क्या होते थे, एरिस्टोक्रेसी लैंडलॉर्ड होते थे, लेकिन पेजेंट्री क्या होते थे, लैंडलेस होते थे और गरीब होते थे काफ़ी लेकिन एरिस्टोक्रेसी के पास सब कुछ अधिकार होता था, लेकिन पेजेंट्री के पास कोई अधिकार नहीं होता था। इसके कारण क्या हुआ देखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी बनने लगा, जिसमें क्या होता है कि नया मिडिल क्लास उभरा। एक नया एरिस्टोक्रेसी तो था ही, पेजेंट्री था ही, उसके अलावा एक नया मिडिल क्लास जुड़ा, जिसमें होते थे एडुकेटेड डॉक्टर सब, टीचर सब, इंडस्ट्रियलिस्ट सब होते थे। और उनका मांग था कि दे डिमांडेड लिबरल नेशनलिज्म, मतलब उदार राष्ट्रवाद का एक मांग था उन लोग का। ठीक है, उसमें क्या था, सॉरी देखिएगा, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द न्यू सोशल ग्रुप ऑफ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स केम इनटू द बिगनिंग। क्या हुआ कि एक नया मिडिल क्लास ज्वाइन किया, और इन द अर्ली 19th सेंचुरी आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी वेर क्लोजली रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। 19वीं सदी में जो राष्ट्र का भावना था वो सब एक उदारवादी के लिए अग्रसर हो रहा था। ठीक है, देयर वर मूवमेंट्स थ्रू द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी यूनिवर्सल सफरेज। क्या हुआ कि जो 19वीं और 20वीं सदी में था वो क्या होता है, सबको मताधिकार, मतलब सबको वोट देने का अधिकार होने के लिए इसके कारण ये आगे बढ़ा। अब देखिए लिबरलिज्म होता क्या है, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल। लिबरलिज्म कहने का मतलब क्या होता है कि आज़ादी होना चाहिए, किसको, मार्केट को होना चाहिए, ताकि उसका जितना भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है स्टेट सबको एबोलिश करना है, और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, जितना भी गुड्स है यानी कि जो खाद्य सामग्री या जो बनते हैं जो यहाँ पे एक दूसरे का
शेयर हो सके यहाँ से वहाँ तक, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए, इसको बोलते हैं लिबरलिज्म, ठीक है। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1814, यूरोपियन गवर्नमेंट वेयर ड्राइवन अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। उससे पहले बात क्या था कि लिबरलिज्म का मांग क्या था कि सबको इक्वलिटी, मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए। दूसरा कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के सामने सबका इक्वल। गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, मतलब कि गवर्नमेंट एक समझदार होना चाहिए, मतलब कि किसी के अधीन होना चाहिए, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ मार्केट, मतलब कि बाजारों का खुलापन होना चाहिए, नहीं कि आपको यहाँ से वहाँ सामान ले जाना और वहाँ से सामान नहीं लाना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक लिबरल नेशनलिज्म पैदा हुआ जिसका बोलते हैं जलवेरिन। जलवेरिन क्या थे? जलवेरिन एक कस्टम यूनियन वाज फॉर्म इन 1834, 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुए जिसका नाम था जलवेरिन। ये क्या किए कि दे एबॉलिश करके टैरिफ बैरियर, जितने भी टैरिफ बैरियर सब थे उनको एबॉलिश कर दिया गया। और दे ऑल्सो एबॉलिश 28 करेंसी आउट ऑफ 30, 30 करेंसी में से 28 करेंसी को ख़त्म करके मात्र 2 करेंसी ही लोग छोड़ दिए। कौन? जलवेरिन लोग। ऐसा क्यों किए? बिकॉज बताया जाता था कि जिस समय ये जो चल रहा था लिबरलिज्म वाला, उस समय हैम्बर्ग्स और नवरमबर्ग से जो भी गुड सेल होते थे उसका यहाँ पे कुछ और दाम, वहाँ पे कुछ और दाम, जितना भी टैरिफ बैठ था वहाँ का परसेंटेज अलग अलग था, ठीक है। परसेंटेज के साथ साथ सब कुछ यहाँ पे अलग था। यहाँ पे आपको कम रेट में मिल रहा था तो वहाँ आपको ज़्यादा रेट का देना पड़ता था। आप अब मान लीजिए कि आप ज़्यादा रेट में खरीद के लाएंगे, यहाँ पे कम बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। तो इस सब के लिए क्या किया, एक जलवेरिन समाज गठन किया गया था 1834 में, जो कि एबोलिश कर दिए टैरिफ बैरियर, जितने भी बैरियर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है टोल नाका, वहाँ पर होता था टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म कर दिया गया। और अगर यहाँ पे यहाँ के करेंसी का वैल्यू कुछ और है, वहाँ पे करेंसी का कुछ वैल्यू और है, तो आपको बहुत घाटा होगा। इसके लिए क्या किया उन्होंने, 30 करेंसी में से 28 करेंसी को बैन करके भी सिर्फ 2 करेंसी ही यूज करने लगा, ठीक है। जिसमें हम लोग बात किए थे इले क्या था, एक मेजरमेंट का टेक्निक था, क्लॉथ मेजरमेंट का, जो बात किए थे हम लोग, उसके बारे में बता रहे हैं। अब आता है कि न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, 1815 के बाद एक कंजर्वेटिज्म का गठन हुआ। देखिए क्या होता है, देखिए। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 में नेपोलियन के हारने के बाद कौन से वार में हारे थे? वाटरलू में। वाटरलू के बैटल में जब नेपोलियन हार गए थे तो यूरोपियन गवर्नमेंट क्या किया, ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? धर्माधिकारी, जो भी धर्म के अधिकारी सब थे वो लोग क्या किए, शासन करना शुरू कर दिए थे। मतलब कि चला रहे थे नेपोलियन के बाद, कोई ना कोई तो चलाएगा ना राज्य को, तो उसमें धर्माधिकारी लोग चला रहे थे। और प्री रेवोल्यूशनरी, मतलब कि जो रूढ़िवादी होते हैं, मतलब जो परंपरा से उनको मतलब नहीं होता है, कि अभी भी जो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मॉडर्न नहीं होना है, यू हैव टू वियर इथनिक ड्रेस, जो भी होता है आपका धोती कुर्ता पहने, ना कि आप शर्ट पैंट पहने। वो लोग जो होते हैं रूढ़िवादी लोग, और जो जिनको बोल सकते हैं धर्माधिकारी लोग, वो लोग चाहते थे कि नेपोलियन के बाद जो भी नेपोलियन के साथ जो भी ट्रीटी हुआ था, मोनार्की कंटिन्यू रहना चाहिए। और जो भी कुछ कुछ अलग अलग जो कर दिए थे नेपोलियन को एबोलिश करके, एक मोनार्की को ही चलाया जाए। क्योंकि मोनार्की एक जो होगा उनके मत के अनुसार, मोनार्की एक ट्रेड करने का, मोनार्की रहेगा तो ट्रेड और इकोनॉमिक में ज़्यादा फायदा होगा, वो लोग का सोच था, ठीक है। देखिए क्या था कि ऑस्ट्रिया रसिया एंड ब्रिटेन ज्वाइन द हैंड टू डिफीट नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू। ऑस्ट्रिया, रसिया और ब्रिटेन क्या किया था, हाथ मिला लिया था नेपोलियन को हटाने में वाटरलू में, ठीक है। यूरोपियन गवर्नमेंट वांटेड टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी इन फ्रांस। जितना भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था, सोसाइटी था फ्रांस का, उनको लोग बताना चाहते थे। कौन? कंजर्वेटिज्म सब, मतलब धर्माधिकारी सब। इसलिए उन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। उसमें क्या हुआ था, द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैज बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। कहना मतलब क्या है कि सबसे बड़ा इनका मेन इंटेंशन क्या था कि जितना भी नेपोलियन का समय का जो रूल हुआ था, मतलब जैसे कि मेन विथ प्रॉपर्टी एज अलाउड टू वोट, ये सब जो था इस सबको ख़त्म करना। और ट्रीटी ऑफ वियना में क्या कर दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस सो डैट कैन नॉट एक्सपेंड इन फ्यूचर। मतलब कि सारा फ्रांस के बॉर्डर पे कुछ कुछ स्टेट का गठन कर दिया गया, जिससे कि फ्रांस काफ़ी आगे बाद में विकसित न कर पाए। मान लीजिए आप किसी के बाउंड्री पे कोई स्टेट को गवर्न कर लीजिएगा तो आप उसका टेरिटरी नहीं ना बढ़ने दे पाइएगा, तो टेरिटरी नहीं बढ़ेगा। उससे क्या किया कि बर्बो डायनेस्टी, जो बर्बन साम्राज्य था, उसको वापस से गठन किया गया और मोनार्की फ्रांस में कंटिन्यू रखा गया, मतलब राजतंत्र कंटिन्यू किया गया। और नेपोलियन के समय जो डिसीजन लिए थे नेपोलियन सबको ख़त्म कर दिया। लेकिन उस समय क्या था, देखिएगा उन लोग का मेन मकसद क्या था कि मोनार्की को वापस लाना, और जो कि नेपोलियन के हटने के बाद ख़त्म हो गया उसको वापस लाने उनका मेन मकसद था। आगे बढ़ते हैं। मेनी रीजन इन इटली क्या था, Germany and Ireland, Poland, provinces of Ottoman have witnessed the age of
रिवोल्यूशन बिटवीन 1830 से 1848, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ कि जो ट्रीटी ऑफ वेना हुआ उसको अपोज करने के लिए बहुत सारे रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी आगे आए। इनका मेन मकसद क्या था, ये लोग क्या करना चाहते थे कि स्प्रिट द आइडिया ऑफ नेशनल, मतलब राष्ट्र के प्रति भावना को आगे बढ़ाना चाहते थे। दूसरा कि ट्रीटी ऑफ वेना जो हुआ था उसको ख़त्म करना चाहते थे, अपोज करना चाहते थे। और तीसरा अपने हक के लिए लड़ना चाहते थे, फाइट फॉर द फ्रीडम। कौन? रिवोल्यूशनरी लोग, ठीक है। एक वैसा ही रिवोल्यूशनरी थे गिसिपी मैजेनी, जिनके बारे में हम लोग पढ़े थे, जिनको बोला था जिनको मैटरनिक क्या बोले थे, द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मैजेनी के बारे में मैटरनिक क्या बोले थे? मैटरनिक बोले थे कि हमारे समाज का ये सबसे बड़ा इनेमी, शत्रु है हमारे लिए, ठीक है। अब कोई पूछ दे कि भाई मैटरनिक कौन था, ठीक है, तो वो आपको बताए थे हम अपने वीडियो में मैटरनिक कौन थे, ठीक। जो कि मैटरनिक क्या किए थे, सब जो कि रोल निभाए थे किस में, कांग्रेस की जो होस्ट कर रहा था ट्रीटी ऑफ वेना जो होस्ट कर रहे थे, उससे कौन थे मेंबर थे, कौन? मैटरनिक, जिन्होंने बोला जो रिवोल्यूशनरीज हैं गिसिपी मैजेनी, मतलब जो क्रांतिकारी गिसिपी मैजेनी जो क्रांतिकारी हैं वो बहुत बड़ा शत्रु है हमारे लिए, वो बोलते थे, ठीक है। गिसिपी मैजेनी कौन थे? एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे जिनको बाहर निकाल दिया गया था अपना देश से लिगुरिया के खिलाफ रिवोल्यूशन करने के जुर्म में, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किया था, जैसे कि आप लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली में पढ़े होंगे, इनके बारे में और पढ़ाए थे 4th वीडियो में, ठीक है, होप आपको याद होगा। अब हम लोग को पढ़ना है द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1813 टू 1848, इसके बारे में पढ़ना है। उसमें देखिए कि मेनी रीजन्स लाइक इटली, जर्मनी, आयरलैंड, पोलैंड एंड प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर हैज विटनेस्ड द एज ऑफ रिवोल्यूशन। 1830 और 1848 के बीच में जो भी लड़ाई हुआ उसका गवाह कौन कौन है? इटली है, जर्मनी है, आयरलैंड है, पोलैंड है और ओटोमन साम्राज्य है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, इसका फर्स्ट अपील क्या हुआ 1830 में शुरू हुआ फ्रांस में। इसमें क्या हुआ था कि बर्मन साम्राज्य के जो किंग थे, जो कि कंजर्वेटिव द्वारा बनाए गए थे, उनको उठा के फेंक दिया गया, किसके द्वारा? लिबरल रिवोल्यूशनरीज के द्वारा। और वहाँ पे लुइस फिलिपी को राजा बना दिया गया। क्या बना दिया? लुइस फिलिप को राजा बना दिया गया, ठीक है। मेटरनिक क्या बोला था उस समय कि जब फ्रांस सीखता है ना तो सभी यूरोप को सर्दी लग जाती है, वही बोला था। व्हेन फ्रांस स्नीज मेटरनिक वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड, ठीक है, बाकी सबको क्या होता है कि ठंड लग जाती है। उसी में बताया गया था कि जब जुलाई रिवोल्यूशन हुआ था तो उससे बेल्जियम अलग हुआ था, किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। उसका बताया था कि ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। इसमें क्या हुआ कि नेस्लिंग फीलिंग इलाज हुआ, किसके द्वारा? एडुकेटर इलाइट के द्वारा नेस्लिंग फीलिंग को आगे बाहर निकाला गया था। अब क्या हुआ कि ग्रीस के नेशनलिस्ट को बाहरी भी सपोर्ट किए, जो बाहर के थे ना वो भी सपोर्ट किए, जैसे कि उनको क्या था, जो भी वेस्टर्न यूरोप के लोग थे वो सब उनको सपोर्ट किए, ताकि उनको, बिकॉज उनको एक ना उनके जो ग्रीक कल्चर था, पुरातन ग्रीक कल्चर, उनसे उनको ज़्यादा प्यार था, इसके लिए वो लोग सपोर्ट किए किसको? ग्रीक के नेशनलिस्ट को, ताकि ग्रीक को आज़ाद किया जाए, ठीक है। पोर्ट्स एंड आर्टिस्ट, जितना भी वहाँ के कवि कवित्री लोग थे, वो क्या किए कि अपने आवाज़ को आगे बढ़ाए और बोले कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना है कौन? क्या बोलते हैं, यूरोपियन ग्रीस क्या है, पालना है किसका? यूरोपियन सिविलाइजेशन का। और मोबालाइज पब्लिक ओपिनियन टू स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर, और जो मुस्लिम एम्पायर जो भी बैठा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए अपने अपने बातों को आगे बढ़ाते गए। उसी में एक आगे थे इंग्लिश पोइट जिनका नाम था लॉर्ड ब्रायन। कौन था? लॉर्ड ब्रायन। वो क्या किए थे कि वो बहुत सारे फंड इकट्ठा किए थे, और लेकिन वार में क्या उनको बुखार से मौत हो गई उनकी। जब वो लड़ाई लड़ने गए थे तो बुखार हो गया उनको और उससे मौत हो गया। लेकिन बाद में जब देखा गया कि कंट्रोल में नहीं आ रहा सब कुछ सॉरी, तो एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल शुरू किया गया। क्या हुआ था? एक ट्रीटी ऑफ, फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1932, 1832 में, सॉरी गलती लिखा हुआ यहाँ पे, 1832 में क्या हो गया था कि एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल शुरू किया गया था। रिकॉग्नाइज ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। क्या किया था? ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया था। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक मिनट बताता हूँ, देख जरा, वेट अ व्हाइल। देखिए जब हमने बात करा था, जब हम लोग 1830 और 1848 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1932 आना गलत है, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 1832, ठीक है, ओके। सो प्लीज़ आप सही कर लीजिएगा अपने में, ठीक। अब देखिए ऐसे क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किया गया था और ग्रीस को आज़ाद कर दिया। क्या किया गया था? ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया था। अब बात करते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिस्ट फीलिंग के बारे में। क्या बात करते हैं? द रोमांटिक नेशनलिज्म एंड
फीलिंग के बारे में। इसमें देखिए क्या होता था कि कल्चर मूवमेंट दैट रिजेक्टेड नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रीजन इट इंड्यूस्ड नेशनलिज्म थ्रू द आर्ट म्यूजिक एंड लव, कि वहाँ के जो क्या बोलते हैं, देखिए द डेवलपमेंट ऑफ नेशन डिज नॉट केम अबाउट द ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, न अपने साम्राज्य को बढ़ाने से और लड़ाई लड़ने से ही राष्ट्र के प्रति भावना नहीं आता है। कल्चर भी हमारा मतलब साहित्य और ये भी एक बहुत बड़ा रोल करता है किस पे, नेशनलिज्म का भावना जगाने में। ऐसे कि अब हम लोग देशभक्ति गाना सुनते हैं तो हमारे अंदर एक देशभक्ति का जुनून जगता है ना, तो क्या हुआ, कल्चर ज़्यादा ही मोटिवेट करता है हम लोग को अपने राष्ट्र के प्रति। तो उस समय के जो आर्टिस्ट लोग थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग जानते थे कि जो इमोशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मिस्टिकल फीलिंग्स सब है, ये सब क्या करेगा, क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चर पास्ट एंड अ बेसिस ऑफ नेशन। क्या करेगा, एक अपना पुरातन विरासत का जो भी कल्चर है सब आगे लाएगा, तो एक राष्ट्रीय प्रति भावना शुरू करेगा। इसमें क्या होता है, देखिए द रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चर मूवमेंट दैट ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज एज अ बेसिस ऑफ नेशन। मतलब कि हम लोग अपना साहित्य शेयर करेंगे, बांटेंगे, इससे क्या होगा कि हमारे अंदर एक राष्ट्रीयता का भावना आएगा। सम कंट्रीज लाइक पोलैंड केप नेशनल फीलिंग अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। वैसे ही पोलैंड के बारे में बताया गया है कि पोलैंड अपना नेशनल फीलिंग हमेशा जागृत रहता है। कैसे, कैरोल कप्सिन की जो ओपेरा म्यूजिक होता है, और पोलोनाइज और मजूर का जो कि उनका नेशनल सिम्बल बन गया, क्या था वो, पोलोनाइज और मजूर का क्या था, उनका राष्ट्र नृत्य था, उनको आगे लाया और इसके माध्यम से वो अपने आप को क्या हुए कि राष्ट्र के प्रति सबको जागृत एक राष्ट्रीयता का भावना हम दे देते। ठीक है, अब देखिए उसी में क्या आया था, उसका बताया था कि लैंग्वेज टू प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, लैंग्वेज ही बहुत बड़ा रोल करता है। वहाँ पे क्या हुआ था कि रशिया ऑक्यूपेशन में क्या किया था कि पॉलिश लैंग्वेज को बैन कर दिया गया था। बताया था आपको कि स्कूल में रशियन लैंग्वेज को पढ़ाने ज़्यादा ही अनिवार्य कर दिया गया था। तो क्या हुआ था, क्रिस्ट लोग अपने जहाँ पे धर्म प्रचार कर रहे थे वहाँ पे वो लोग पॉलिश लैंग्वेज का यूज किया, तो उनको रशियन आर्मी ने उठा के फेंक दिया और जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उनको कहाँ पर सर्बिया भेज दिया गया। साइबेरिया भेजने के बाद क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ कि लोग में ये होगा कि नहीं हमको तो अपना अपना भाषा चाहिए। इसी कारण क्या हुआ कि द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल, और जो पॉलिश लैंग्वेज था एक सिंगल क्या हुआ था, एक राष्ट्र का प्रतीक बन गया था, किसको लड़ाई करने का, नहीं हमको चाहिए अपना आज़ादी, बिकॉज मेरा अधिकार है अगर पॉलिश बोलने का, तो हम किसी के अधीन में क्यों क्या बोलेंगे, किसी के अधीन में क्यों हम रूस भाषा का प्रयोग करेंगे, मतलब कि रशियन लैंग्वेज का यूज करेंगे। इसमें क्या हुआ, द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, रशियन डोमिनेंस के क्या हुआ एक सिंबल बन गया था। अब बात करते हैं हम लोग द हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब क्या होता है 1830 में, वेयर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, 1830 में क्या हुआ कि बहुत सारा हार्डशिप और क्या हुआ था, इकोनॉमिक हार्डशिप आया था। इसमें क्या हुआ था कि अचानक पॉपुलेशन बढ़ने लगा था, और पॉपुलेशन हम जितने भी गांव के लोग थे माइग्रेट करने लगे थे, शहर की तरफ माइग्रेट करने लगे थे। इसमें क्या हुआ कि शहर में क्या बोलते हैं मांग बढ़ने लगा, और उस समय क्या हुआ कि एक ऐसा हुआ कि उस समय फसल भी नष्ट हो गए थे, तो बहुत सारा एक इकोनॉमिक हार्डशिप आ गया था इसमें। कि इसमें क्या हुआ था, पहला बात क्या हुआ कि जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा था, रूरल लोग अर्बन आने, मतलब कि गांव के लोग शहर में आने लगे थे। तीसरा कि जब मांग बढ़ने लगा था किसका, रोजगार का मांग बढ़ने लगा था। इंक्रीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी बढ़ने लगी थी। इंक्रीज ऑफ फूड प्राइसेज, खाना के दाम भी बढ़ने लगे थे। ड्यू टू क्रॉप फेलियर, किसी कारण कृषि जो फेल कर गया था उसके कारण क्या हुआ था कि एक खाना के भी दाम भी बढ़ गए थे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टिंग इन पॉवर्टी, और जो शहरीकरण था एक गरीबी का व्यापक रूप बन गया था। इसके कारण क्या हुआ, देखिए कि फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्राउट द पीपल टू पेरिश आउट ऑफ द रोड पर उनको ले आए। इनका गुस्सा हंगर था जो भी था रोड पे ले आए। इसके कारण क्या हुआ कि लुइस फिलिप को भागना पड़ा वहाँ से। क्या हुआ, लुइस फिलिप जो राजा थे जिनको नेस्लिन लोग बनाए थे बर्बन डायनेस्टी के राजा को हटा के, उनको भागना पड़ गया वहाँ से। उसी में एक बात था, पढ़ना था हम लोग को सिलिसिया वार के बारे में, सिलिसिया विलेज के बारे में। उसमें क्या हुआ था कि जो वहाँ पे किंग विलियम वुल्फ जो बताते हैं वहाँ के कि सिलिसिया में क्या होता था कि बहुत सारे कॉटन वीवर होते थे, मतलब जो कि सिलाई बुनाई करते हैं। उनको क्या होता था, उनके जो ठेकेदार लोग थे वो उनको वेतन देते थे सिलाई बुनाई करने के लिए। लेकिन जब देखा कि उन्होंने जो इकोनॉमिक हार्डशिप आने गया है, सबको रोजगार का बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने अपना क्या हुआ कि सामान उनसे बनवा लेते थे और उसका दाम बहुत कम दे देते थे। इसके कारण क्या हुआ कि 2 बजे 4 जून को बहुत सारे लोग उनके ठेकेदार के घर पे इकट्ठा हो गए और अपना डिमांड किए कि नहीं हमको अपना वेतन एक्स्ट्रा चाहिए। तो उनको ना बहुत सारे ताना सुनना पड़ा, गाली सुनना पड़ा। इस कारण उनका गुस्सा फूट गया और उन्होंने उसका फर्नीचर, ग्लास, घर वगैरह तोड़ दिया।
और भागने में तो सफल हो गया, लेकिन भाग कर क्या हुआ कि उनको दूसरे गांव में भी शरण नहीं मिला। तो 24 घंटे बाद उन्होंने अपने आर्मी के साथ आकर के 11 लोग को क्या कर दिया गया था, गोली मार दिया गया था, ठीक है। और इसी कारण क्या हो गया, 1848 में क्या हो गया था, रिवोल्ट हो गया था। क्या हो गया था, रिवोल्ट हो गया था। इसी कारण क्या हुआ देखिए कि 1945 देयर वाज रिवोल्ट ऑफ वीवर इन सिरसिया विलेज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। समझ में आ गया आपको। अब देखिए 1848 में क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे फिर 1948 लिखा हुआ है, आपको समझना चाहिए कि क्या होगा, ये क्या होगा, 1848 होगा। क्या होगा, 1848 होगा। इसमें क्या होता है कि 1848 फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एक्सेट्रा डिमांडेड फॉर द नेशनल स्टेट बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब कि फ्रांस और 1848 में क्या होता था कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड मांग कर रहे थे कि ऐसा संवैधानिक तौर पर तरीका से जिसमें कि प्रेस को आज़ादी हो कुछ लिखने का, ठीक है, प्रेस को क्या हो, आज़ादी हो कुछ लिखने का, सॉरी वो तो बता ही नहीं, हाँ, अब प्रेस को क्या हो, आज़ादी हो कुछ लिखने का, और उसमें क्या होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, और फ्रीडम ऑफ सिस्टम मतलब साथ रहने का मतलब कि छूट हो उसमें, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि सब लोग साथ आए, इकट्ठा आए, ठीक है। कि इसमें क्या हुआ कि मिडिल क्लास लोग सब, प्रोफेशनल सब, बिजनेसमैन सब लोग फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने 18 मई 1848 को एक 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ क्या किया कि मार्च किया, कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कि सेंट पॉल चर्च में हो रहा था। वहाँ पे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के बारे में, और सब्जेक्टेड टू एडेड, मतलब कि क्या हुआ कि हेडेड बाई द मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मतलब कि वहाँ पे ऐसा निर्णय लिया गया था कि जो वहाँ के राजा होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलेंगे। और वहाँ पे उनके जो डिप्टीज थे वो ऑफर किए, मतलब कि जो वहाँ के जो कार्यपालक थे उन्होंने ऑर्डर किया किंग विलियम फोर को, कि फ्रेडिंग विलियम फोर को, कि आप यहाँ के राजा बन जाइए। लेकिन क्या हुआ, जो कि पर्सिया के राजा थे उनको बोला गया कि आप यहाँ के राजा बन जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उनका साथ दिए जो कि इनके खिलाफ था, मतलब कि एरिस्टोक्रेसी का साथ दिया, और जो भी लैंडलॉर्ड्स थे उनको साथ दिया कि नहीं, कि मोनार्की हिसाब इस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु रेस्ट्रिक्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर एंड सिटीजन एंड कंसिडरेबली लॉस्ट द सपोर्ट। अब देखिए वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब जमींदार लोग थे, अब उनका तो मजबूत हो गया पुल पलड़ा, क्योंकि पर्सिया के राजा उनको सपोर्ट कर दिए थे और डोमिनेट करने लगे थे सारा वहाँ के सेंट पॉल चर्च को। तो क्या हुआ कि जो वर्कर और आर्टिसन का डिमांड को साफ खत्म कर दिया गया था। इसी कारण क्या हुआ कि अब मान लीजिए कि अब एक हिंसा का भावना बनने लगा उस रूम में ही। तो यहाँ पे एक सेना को बुलाया गया और सेना दल किससे करके असेंबली वाज फोर्स डिसबैंड, मतलब कि जितना भी असेंबली था जो हो रहा था वहाँ पे उसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी में रोल बताया गया है कि द गेन पॉलिटिकल राइट वोमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड द न्यूज़पेपर एंड टुक पार्ट इन मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इसी कारण हुआ जो पॉलिटिकल राइट हो था उसमें क्या हुआ कि वोमेन को एक राइट मिल गया। उन लोगों ने क्या किया कि अपना अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर में भाग लेने लगे, मीटिंग में मिलने लगे, और क्या हुआ कि अपना संवैधानिक तौर पर काम शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब देखिए पर्सिया अंडर द लेडी सपोर्ट, इसमें बात क्या था, लेकिन जब आप फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का केस देखिएगा तो उसमें आपको नजर आएगा कि वहाँ के वोमेन को उतना अधिकार अभी तक मिला नहीं था, क्योंकि उन्हें एक गैलरी में लेफ्ट साइड में खड़ा होकर ही देखने का अवसर मिला था, ठीक है। Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolutionary position could not be hindered getting a granting concession to liberal national revolution। देखिए उसमें बताया गया था क्या कि मोनार्क वेर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट, अब राजा को लग गया था कि नहीं, जब तक हम लोग इनका सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग को छोड़ेंगे नहीं, मतलब बात नहीं मानेंगे। तो उन्होंने क्या किया क्या किया एरिस्टोक्रेसी लोग और मोनार्की लोग मिलकर क्या किए कि कुछ क्या किए कि जितना भी 21 साल के ऊपर के लोग थे उनको वोटिंग राइट दे दिया गया। उसका राइट टू वर्क, सबको काम करने का अधिकार दे दिया गया था। नेशनलिस्ट वर्कशॉप वेयर सेटअप एंड क्रिएटिव एम्प्लॉयमेंट, जितना भी था, जितना अनएम्प्लॉयमेंट था सबको मिलना शुरू हो गया था। और द हैसवर्क ग्रांटेड दैट मोर इंटरमी देन, क्या हो गया कि जितना भी सॉफ्टडम था, बॉन्डेड लेबर था, सबको एबोलिश कर दिया गया था। 1847 में क्या हुआ था कि द ऑटोक्रेटिक मोनार्की सेटल एंड वेस्टर्न लॉ बिगन टू डू द चेंजेस दैट ऑर्डिनरी कन्वेंशनल लॉ। अब ये लोग बात मानना शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में है, आप बात नहीं मानिएगा, इससे क्या होने लगा था कि एक हिंसा का भावना जमने लगा था। तो उन्होंने सोचा वहाँ के राजा ही लोग कि चलिए ठीक है, हम लोग मान लेते हैं आपका बात, और जो भी इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ चेंजेस लाए, जैसे कि जितना भी था हमारा सर्वडम खत्म कर दिए गए थे, बॉन्डेड लेबर जितना भी था सबको खत्म कर दिए गए थे, ठीक है।
एबोलिश कर दिया गया था, कस्टम ड्यूटीज एबोलिश कर दिया गया था, सबको राइट टू वर्क दे दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट सबको दे दिया गया था। अब बात करते हैं हम लोग द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, पूरे यूरोप में राज्य की सत्ता बढ़ाने के लिए कंजर्वेटिव अक्सर नेशनलिस्ट पर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करते थे। कहने का मतलब है कि नेशनलिस्ट जो मान लीजिए राष्ट्र की भावना है उसको खिलवाड़ नहीं किया सकता है, मान लीजिए अपोजिशन उसी का यूज करके आपको भटका दे। ठीक है, तो वही हो रहा था कि पूरे यूरोप में राज्य की सत्ता बढ़ाने के लिए, मतलब कि अपने नेशनल सेंटिमेंट को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते थे, कंजर्वेटिव जो थे मतलब रूढ़िवादी थे और धर्माधिकारी जो थे राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल कर लेते थे। ठीक है, द लिबरल इनिशिएटिव को सप्रेस कर दिया गया था कंबाइंड मोनार्की और मिलिट्री लैंडलॉर्ड पर्सिया जंकर का। देखिए इसमें क्या हुआ था, 1848 में जब सब कुछ हल्ला वगैरह शुरू हो गया था तो सब लोग जुड़ने के लिए आए थे। उस समय क्या हुआ कि जो वहाँ के लैंड्स लॉर्ड थे, मतलब कि जो जंकर जिनको बोलते हैं पर्सिया के, वो राजा मिलिट्री सब लोग सपोर्ट में आ गया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग राष्ट्र को अलग छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब कि हम लोग मोनार्की राष्ट्र शासन कंटिन्यू रखेंगे। जब ऐसा देखा तो वहाँ के पर्सिया के जो राजा थे किंग विलियम IV, ठीक है, उन पे अब जिम्मेदारी आ गया कि नहीं अब ठीक है अब हम इसको डील करेंगे। तो उसमें क्या था, उनके चीफ मिनिस्टर कौन थे, ओटो वन बिस्मार्क। उन्होंने क्या किया था, पर्सिया अंडर द लीडरशिप ऑफ ओटो वन बिस्मार्क टूक द इनिशिएटिव फॉर द यूनिफिकेशन जर्मनी। जर्मनी को यूनिफाई करने का जिम्मेदारी उन्होंने ले लिया। अब क्या हुआ कि ऑन जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, इंपॉर्टेंट पर्सन मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क क्या था, देखिए उनको आर्किटेक्चर बोला जाता था। क्या होता था, ओटो वन बिस्मार्क ने 7 साल में 3 लड़ाई लड़के, जिससे कि डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस से पर्सियन विक्ट्री को ख़त्म कर दिया गया था। यही ख़त्म करके उन्होंने क्या हुआ कि पर्सिया को यूनिफाई कर दिया। इसी कारण क्या हुआ कि जर्मनी भी यूनिफाई हो गया और पर्सियन किंग विलियम I को जर्मन का राजा बना दिया गया था। कब, 1871 में। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि सब लोग मिलके, कौन कौन, जर्मन स्टेट के प्रिंस लोग मिलके, राजकुमार, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव, इंपॉर्टेंट पर्सियन मेंबर्स, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, सब लोग मिलकर क्या हुआ कि नया जर्मन का एम्पायर काइजर विलियम I को बना दिया गया था, जो कि पर्सिया के राजा थे, उनको बना दिया गया था। और क्या हुआ कि ड्यूरिंग द मिडिल, मतलब उसी में लिखा हुआ कि ऑन द बिटरली गोल्ड मॉर्निंग 1871 में ये लोग शीश महल में इकट्ठा हुए थे, कहाँ के, प्लेस ऑफ वर्सेलिस के, और काइजर विलियम को उनको राजा बना दिया। वही बात लिखा हुआ है थोड़ा हट के। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें क्या बोलते हैं, हमारा इटली कैसे यूनिफाई हुआ। देखिए ये बताते हैं, जैसे कि हम लोग अभी इटली को देख रहे हैं, वैसे इटली था नहीं पहले। इटली बहुत ही बड़ा, कहते हैं बहुत सारा डायनेस्टिक स्टेट में बटा हुआ था और उनका 7 स्टेट में बटे हुए थे वो लोग, जिसमें सार्डिनिया पिडमोंट जो था, जिनका रूलर था प्रिस्ली हाउस का। ठीक है, नॉर्थ था ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग के अंदर में, जो सेंटर था इटली का वो रूल करता था पोप, और जो साउदर्न रीजन था वो था अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्मन किंग ऑफ स्पेन। ठीक है, इवन मतलब बात यह है कि इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट रिक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म। इटली में ही इटालियन लोग नहीं बोलता था, बहुत सारा भाषा बोलते थे। ठीक है, उस समय क्या हुआ है, गिसिपी मजनी है, ठीक है, वही जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में बताया था, उस समय रिवोल्यूशनरीज थे। ठीक है, हैड साउट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम। उन्होंने 1830 में क्या 1831 में क्या किया कि बहुत सारा प्लान योजना तैयार किया, मतलब यंग इटली का निर्माण किया, लेकिन उनका फेलियर जो था वो उनको सप्रेस करते जा रहा था, बहुत बार फेल होते गए। और जितना फेल होने के बाद क्या हुआ कि सारा जिम्मेदारी आ गया आप किस पे, किंग विक्टर एनिमल II, जो कि चाहते थे कि इटली यूनिफाई हो जाए। बिकॉज उनके नज़रों में क्या था कि अगर इटली यूनिफाई हो जाएगा तो उनको चांस मिल जाएगा किसका, आर्थिक सुधार का चांस मिल जाएगा, और उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस उसमें कायम रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी दिया चीफ मिनिस्टर कैवोर को। ठीक, कॉन्ट कैवोर को ये जिम्मेदारी मिला। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, काउंट कैवोर को जिम्मेदारी मिला तो उसमें क्या था, उन्होंने क्या किया पता है, काउंट कैवोर जो थे ना ही रिवोल्यूशनरी थे, ना ही क्रांतिकारी थे, और ना ही डेमोक्रेट थे। ठीक है, और सब की तरह उनको भी फ्रांस ज़्यादा अच्छा बोलने आता था। किसके मुताबिक, इंडियन इलाइट के मुताबिक, इटालियन के मुताबिक उनको अच्छा फ्रेंच बोलने आता था। ठीक है, लेकिन उनका जो था ना कि थ्रू टैक्टफुल डिप्लोमेटिक, मतलब कि एक अच्छा सोच के साथ, और होता है ना कि एक चाल के साथ, उन्होंने सार्डिनिया पिडमेंट क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियन फोर्स को समाप्त कर दिया। इसे क्या हुआ कि अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ गिसिपी गैरिबाल्डी ज्वाइन द फ्रे।
अब क्या हुआ कि साथ मतलब एगो तक कैवूर का अपना अपना जो क्या बोलते हैं उनका जो चाल था, इससे कारण क्या हुआ कि सार्डिनिया पिटमैन जीत गया ऑस्ट्रेलिया से। और उसके साथ ही गिसिपी गैरीबाल्डी जो थे, गिसिपी गैरीबाल्डी, उन्होंने इस दंगा में अपना हाथ बढ़ाया। और क्या हुआ कि उन्होंने साउथ के अंदर घुस करके किंगडम ऑफ टू सीसल्स के 2 किंगडम में जीत दर्ज कर ली। और वहाँ के लोकल पीजन मतलब जो लोकल किसान होते हैं उनका दिल जीत लिया, ठीक है। और वहाँ के जो स्पेनिश रूलर थे उनको भगा दिया, हटा दिया। अब क्या हुआ, 1861 में विक्टर एनिमल 2 आज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और विक्टर एनिमल 2 को इटली का राजा बना दिया गया, ठीक है। वही बात था इसमें। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का। अब देखिए ब्रिटेन का यूनिफिकेशन बहुत ही स्ट्रेंज है। कहने का मतलब है कि इन्होंने ज़बरदस्ती अपना यूनिफिकेशन किया। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द पीपल इन ब्रिटिश इल्स वेयर इथनिक वन लाइक इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड फ्रीज। उसमें ब्रिटेन में बहुत सारे भाषा बोले जाते थे, इंग्लिश बोले जाते थे, वेल्स भी, स्कॉट भी, आयरिश भी। एक बार क्या हुआ कि एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया 1707 में, ठीक है, बनाया गया था। इसमें क्या होता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ठीक है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन किए। लेकिन इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड अपना जिम्मेदारी बढ़ाते जा रहा था। कहने का मतलब है कि पूरा पार्लियामेंट में भी उसी का वर्चस्व था। स्कॉटिश लैंग्वेज को भी बैन कर दिया गया था, मैगियार जो लोग बोलते थे मैगियार को बंद कर दिया गया था। और उनको बोला गया था ज़बरदस्ती कि नहीं, आपको गैलिक लैंग्वेज को बंद कर दिया गया था। उनको उनका जो ड्रेस था उनको बैन कर दिया गया था, नहीं आपको ये नहीं पहनना है, आपको इंग्लिश के अंदर ही में रहना। मतलब अगर आप किसी से मित्रता करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डोमिनेट कीजिए कि नहीं आपको मेरे अधीन काम करना है। तो इसी कारण क्या हुआ कि जो स्कॉटलैंड थे वो उनसे अलग हो गए, ठीक है। आयरलैंड को ये लोग ज़बरदस्ती क्या किया कि अपने अंदर शामिल कर लिया। कब, 1801 में। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन वाज वेयर द ब्रिटिश फ्लैग। और इसे आयरलैंड को साथ इकट्ठा करके और अपने आप को यूनाइटेड घोषित कर लिया ये लोग, ठीक है। और जितना भी था वहाँ पे क्या बोलते हैं, उनका सिंबल सब बदल गया। जैसे कि उनका जो फ्लैग था उनका नाम हो गया यूनियन जैक, नेशनल था उनका नाम हो गया गेट, गॉड सेव आवर नोबल किंग। और इंग्लिश लैंग्वेज को अपना अथी बना लिए, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल बना लिए। मतलब ये लोग क्या किया, स्कॉटलैंड से धोखाधड़ी की और इटालियन को ज़बरदस्ती अंदर धकेल करके अपने आप को यूनिफाई कर लिया, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है। इसमें हम लोग बात करें जैसे कि यहाँ पे होता था भारत माता की फ़ोटो, वहाँ पे फ्रांस में क्या होता था, फ्रांस में हम लोग क्या होते थे, मैरिनी के फ़ोटो को हम लोग मानते थे, वहाँ के प्रतीक था। वहाँ पे एलेगोरी था। एलेगोरी क्या होता है, जो कि आपको एक भावना देगा, जो कि आइडिया दे, ना ही वो किसी का फिगर है, असली फिगर नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ किसी पर्सन का फिगर बनाना पॉसिबल है, लेकिन एक राष्ट्र और एक राज्य, एक समाज और एक देश का फिगर कैसे बनाया जाए, इसके लिए वहाँ के आर्टिस्ट लोग बहुत सोच विचार करके बनाए। जर्मन का जो था, जर्मेनिया नाम से औरत बनी, ठीक है। और फ्रांस में मैरिनी था, मैरिनी फिगर बनाया गया जो कि एक एलोगरी काम करता था, ठीक है। आर्टिस्ट इन 1890 सेंचुरी स्टार्टेड टू पर्सनिफाई नेशन एज अ फीमेल फिगर। एक राष्ट्र को औरत के चेहरे की तरह ढाल दिया। जैसे कि यहाँ पे होता है ना, कानून के हाथ में एक तराजू होते हैं, आरा पे पट्टी बांधी होती है, ठीक है। उसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी वगैरह हो गया। और यहाँ पे आपको बात करते हैं मैरिनी के बारे में होगा। और वैसे ही एक जर्मेनिया था, एलोगरी था, कहाँ का, जर्मन का, ठीक है। इसमें क्या था, फ्रैंको पार्लियामेंट में बनाया गया था इसको, ठीक है। देखिए अब इसमें इतना ही था बात, और इसमें कुछ खास नहीं था, बस यही था कि वहाँ के जो स्वॉर्ड सब थे, मतलब कि तलवार थे, तलवार को बोलता था कि हम तैयार हैं लड़ने के लिए, इसका प्रतीक। वहाँ के जो ओक लीव्स था उसका मतलब था हीरोइज्म, ठीक है। और वहाँ पे जो उगता हुआ सूरज था उसका मतलब होता था कि नया युग का शुरुआत हुआ। ये सब जो था ये क्या था, एक एलोगोरी था जिसको बनाया गया था। जैसे वहाँ पे जर्मन में कौन था, जर्मेनिया के बारे में मेनली पढ़ना है। और कैसे एक एलोगरी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो आपको समझ में आता होगा कि अगर भारत माता के पिक्चर पे कोई कुछ बोल दे तो हमारे अंदर कैसा भावना जगता है। सेम टू सेम वहाँ पे जर्मेनिया और मैरिनी के लिए वहाँ पे शुरू हो गया था। अब बात करते हैं बाल्कन रीजन के बारे में, मतलब जो कल हम लोग पढ़े थे नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म में, मेन बात उसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कि विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर द बाल्कन रीजन बिकम एक्सक्लूसिव। अब मान लीजिए धीरे धीरे क्या हुआ कि बाल्कन रीजन जो कि बहुत सारा मिल के बना था, एल्बेनिया, बल्गेरिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बर्जा हर्जेगोविना, ये सब से मिलकर बना था, जिसके लोग को हम लोग स्लैब्स बोलते हैं। उसमें क्या हुआ था कि रोमांटिज्म और नेशनलिज्म का आइडिया धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसके कारण क्या हुआ कि जो सारा साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर के अंदर में था धीरे धीरे एक एक करके आज़ाद होने लगा।
अब जैसे जैसे टूटने लगा ऑटोमन एम्पायर के मतलब कि बसीभूत हुआ कंट्री सब, इसमें क्या हुआ कि जो बाल्कनिजम था बहुत ही एक्सप्लोसिव हो गया, मतलब कि विद्रोहजनक हो गया, ठीक है। और जो निकल गए थे जो राज, मान लीजिए कि आप मेरा किसी का अधीन में है, मान लीजिए भारत में राज किसी का होता है, ठीक है, मान लीजिए अंग्रेज का राजा है, तो वहाँ से अगर मान लेते हैं बिहार अगर आगे निकलता, ठीक है, तो बिहार क्या चाह रहा था कि अपना टेरिटरी को बढ़ाना, मतलब कि अपने राज्य को बढ़ा देना, अपने टेरिटरी को बढ़ाना, अपना पावर सिद्ध करने। से कारण क्या हुआ कि अंदर अंदर ही कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, ना कि बाहर, बल्कि खुद अपने लोग लड़ने शुरू कर दिया। अब इस पर पूरा नज़र बनाए हुए थे कौन कौन, जर्मनी, रसिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ये सब, हंगरी सब, जो कि चाहते थे कि अपना भी वर्चस्व जमाने का बाल्कन रीजन में, क्योंकि बाल्कन रीजन में ज़्यादा पॉसिबिलिटी था, उनका डोमिनेंस का, ट्रेड का, ये सब का ज़्यादा चांस था, तो वो लोग इस पर नज़र जमाए थे। सबको सबको मन था कि नहीं हम बाल्कन रीजन का राजा बने, ठीक है। इससे कारण क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब इसको इंडिया होने का संभव नहीं था, तो इसलिए शुरू हो गया हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्या हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड वार ये लेके आ गया हमारे लिए। इस तरह से ये चैप्टर हमारा होता था ख़त्म। और जब अब उम्मीद है कि आपको सब पूरा चैप्टर का रिवीजन समझ में आया होगा। और इसके बाद जितना ही इसका PDF जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, प्लीज़ इसे डाउनलोड करें, इस समरी को एक बार वापस से पढ़ें। आशा करते हैं वो समझ में आया होगा। उसका जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्रेड सॉरी कौन था, वहाँ से लेकर के अभी जो बताए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कैसे कैसे रोल निभाया था उन्होंने अपना फीलिंग जगाने के लिए। उसके बाद नेपोलियन के डिस्ट्रॉय कर दिया था डेमोक्रेसी का, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत अच्छा काम किए थे, नेपोलियन कोड लाया था इस सब बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो फ्रेंच आर्मी थे उनके बारे में कैसे कैसे अफवाह उठने लगी, ठीक है। जो भी फ्रेंच आर्मी मतलब जो नेपोलियन थे, एक बार उनको मसीहा बुलाता था, एक बार उनको कैसे उनको गलत साबित कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद लिबरलिज्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ना था कि लिबरलिज्म का 4 बात क्या होता था, ठीक है। जोल्वेडिन कौन थे, कंजर्वेटिन का क्या मकसद था, उसका ट्रीटी ऑफ वियना को कैसे अपोज किया गया था, क्या था वो, गिस्बी मजीनी कौन थे, रोमांटिसिज्म कैसे आगे बढ़ा था, नेस्लिम कैसे कल्चर यूरोप, नेस्लिम का कल्चर कैसे बढ़ा था यूरोप में। उसके बाद 1830 में हंगर एंड हार्डशिप कैसे हुआ था, उसका सिलिसिया का वार कैसे हुआ था, सीसा विमन वार कैसे हुआ था, फ्रैंको पार्लियामेंट में क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद जर्मन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, इटली यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, ठीक है। उसका गिसिपी गैरिबाल्डी का क्या रोल था, कैवोर का क्या रोल था, मजीनी का क्या रोल था, सब कुछ मैंने पढ़ना है। अब बात करते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं ब्रिटेन कैसे आज़ाद हुआ था। उसके बाद मरीनी और जर्मेनिया में क्या था, इंपॉर्टेंस क्या था वो बताना है। उसके बाद आपको हो गया कि बाल्कन रीजन में कैसे नेशनलिस्ट इमर्ज हुआ था, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सारा चैप्टर का निचोड़ मिल जाएगा इतना क्वेश्चन करने के बाद। अब बात करते हैं कुछ कुछ हार्ड वर्ड के बारे में, जैसे कि नेशनलिज्म मतलब होता है राष्ट्रवाद, डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक, सोशल मतलब होता है सामाजिक, होमेज मतलब होता है श्रद्धांजलि, लाइबर्टी मतलब होता है उदारवादी या उदारवाद, प्रोसेशन मतलब होता है इस क्रम में, मतलब कि इन जो काम जारी बोलते हैं ना हम लोग, जो कि हाँ मेरा काम चालू है वैसा ही इस क्रम में। यूनिफाई मतलब इकट्ठा होना, एकत्रित होना। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। डायनेस्टिक एम्पायर मतलब वंशवादी या राजवंशीय साम्राज्य। इमर्ज मतलब जो उभरता है। मोनार्की मतलब राजतंत्र या राजा के अधीन, ठीक है। इलेक्टेड मतलब चुना जाना। हाइम्स मतलब होता है भजन, ठीक है। ओथ मतलब शपथ। मैरिट मतलब मरे हुए लोग। कस्टम मतलब सीमा शुल्क। एबोलिश मतलब समाप्त कर देना। सर्वडम मतलब दास प्रथा। डेस्पोटिज्म मतलब तानाशाही। फ्यूडल सिस्टम मतलब कि सामंतवादी व्यवस्था। पीजेंट मतलब किसान। मेनोरियल ड्यूज मतलब मंदिर का जो बकाया था। हार्बिंगर मतलब जो अग्रदूत होता है। एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन वर्ग। इथनिक मतलब संजातीय विशक। सर्फ्स मतलब दासी। क्लर्जी मतलब पादरी। सफरेज मतलब राइट टू वोट मतलब मताधिकार। टैरिफ बैरियर मतलब शुल्क बाधाएं। कंजर्वेटिव मतलब धर्माधिकारी या रूढ़िवादी। रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी या विद्रोही। डेलीगेट्स मतलब प्रतिनिधियों। एग्जाइल मतलब बाहर निकाल देना या देश निकाला। फ्रे मतलब दंगा। कब मतलब नियंत्रण। हेरिटेज मतलब विरासत या परंपरा जो भी होता है। स्लम्स मतलब मलिन बस्तियाँ, जैसे कि यहाँ पर ना झुग्गी झुग्गी जिसको बोलते हैं वो। ऑब्लिगेशन मतलब कि हमारा कर्तव्य क्या होता है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। टैक्टफुल मतलब बहुत विनम्र। इरोड मतलब मिटाना। फोक लोर मतलब लोक साहित्य। एलेगोरी मतलब रूपक चिन्ह। हॉल ऑफ मिलर मतलब शीश महल। बिटरली मतलब कस के जोर से, मतलब होता है ना कि क्वेश्चन था कि ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग मतलब बहुत कड़ाके की ठंड में, ठीक है। और इंपेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद जो पढ़े थे, नेशनलिज्म इंपेरियलिज्म। डिजास्टर मतलब आपदा। और कन्फ्रंटेशन मतलब सामना करना। ये रहा आपका 50 वर्ड्स। आपका हो गया समरी, आपका होगा वन शॉट, आपका हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ इसको नोट डाउन करें, समझें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें।
थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।